गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती, भारतीय साहित्य संग्रह। 11। रात्र भर चंदर को ठीक से नींद नहीं आई। अब गर्मी काफी पड़ने लगी थी। एक सूती चादर से जारा नहीं उड़ा जाता था और चंदर ने वह भी ओढ़ना छोड़ दिया था। लेकिन उस विंद्रा को अक्सर देख अजमसी कपकपी उसे जग जोड़ जाती थी और वह कसकर चादर लपेट लेता था। फिर जब उसकी तबीयत घुटने लगती तो वह उठ बैठता था। उसे रातर भर नींद नहीं आई। बार बार झपकी लाई और लगा कि खिड़की के बाहर सुनसान अंधेरे में से अजबसी आवाजें आती हैं और नागिन बनकर उसकी सांसों में लिपट जाती हैं। वह परेशान हो उठता है। इतने में फिर कहीं से कोई मीठी सतरंगी संगीत की लहर आती है और उसे चेत और सजगी कर जाती है। एक बार उसने देखा कि सुधा और गेसु कहीं चली जा रही हैं। उसने गेसु को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सपने में गेसु को पहचान लिया। लेकिन गेसु तो पम्मी की तरह गाउन पहने हुए थी। फिर देखा बिनती रो रही है और कितना बिलख बिलख कर रो रही है कि तबीयत घबरा जाए। घर में कोई नहीं है। चंद्र समझ नहीं पाता कि वह क्या करे। अकेले घर में एक अपरिचित लड़की से बोलने का साहस भी नहीं होता उसका। किसी तरह हिम्मत करके वह समीप पहुंचा तो देखा, अरे यह तो सुधा है। सुधा लुटी हुई सी मालूम पड़ती है। वह बहुत हिम्मत कर के सुधा के पास बैठ गया। उसने सोचा सुधा को आश्वासन दे, लेकिन उसके हाथों पर जाने कैसे सुकुमार जंजीरें कसी हुई हैं। उसके मुंह पर किसी की सांसों का भार है। वह निश्चेष्ट है। उसका मन अकुला उठा। वह चौंक कर जाग गया तो देखा वह सीने से तर है। वह उठकर टहलने लगा। वह जाग गया तथा लेकिन फिर भी उसका मन स्वस्थ नहीं था। कमरे में नहीं टहलते टहलते वह फिर लेट गया। लगा जैसे सामने की खुली खिड़की से सैकड़ों तारे टूटे टूट कर भयानक तेजी से आ रहे हैं और उसके माथे से टकरा टकरा कर चूर चूर हो जाते हैं। एक मर्मांतक पीड़ा उसकी नसों में खौल उठी और लड़ा जैसे उसके अनिल अंग में चिताएं धधक रही हैं। जैसे तैसे रात कटी और सुबह उठते ही वह यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुधा के यहाँ गया। सुधा गेटी हुई पढ़ रही थी। दाव शुक्ला पूजा कर रहे थे। बुआ जी शायद रात को चली गई थी, क्योंकि बिनती बैठी तरकारी काट रही थी और खुश नजर आ रही थी। चंदर सुधा के कमरे में लिया। देखते ही सुधा मुस्कुरा पड़ी। बोली कुछ नहीं, लेकिन राते ही उसने चंदर के अंग अंग को अपनी निगाहों के स्वागत में समेट लिया। चंदर सुधा के पैरों के पास बैठ गया। जयकल रात को तुम काल लेकर वापस आए तो चुपे से चले गए। सुधा बोली, देखो कल कौन सा खेल देखा रहे। कल बहुत बड़ा खेल देखा गया, बहुत बड़ा खेल सुरी। चंदर व्याकुलता से बोला, अरे जाने ऐसा मन हो गया कि रात भर नींद ही नहीं लाई। और उसके बाद चंदर सब बता गया। कैसे वह सिनेमा गया, उसने पम्मी से क्या बात की, उसके बाद कैसे कार पर उसने चंदर को पास खींच लिया। ऐसे वे लोग मैं फरसन झील गए और वहां पम्मी पागल हो गई। फिर कैसे चंदर को एकदम सुधा की याद आने लगी और फिर रात भर चंदर को कैसे कैसे सपने आए। सुधा बहुत गंभीर होकर मुंह में पेंसिल वाय कोनी टेके बस चुपचाप सुनती रही और अंत में बोली, तो तुम इतने परेशान क्यों हो गए चंदर? उसने तो अच्छी ही बात की थी। यह तो अच्छा ही है कि ये सब जिसे तुम सेक्स कहते हो गए संबंधों मिल रहा है, उसमें क्या बुराई है? क्या तुम चाहते हो कि सेक्स आए गए? यह कभी नहीं। तुम मुझे अभी तक नहीं समझ पाई। वह तो ठीक है, तुम भी नहीं चाहते कि सेक्स आए और वह भी नहीं चाहती कि सेक्स आए, तो झगड़ा क्या है? क्यों तुम उदास क्यों हो इतने? सुधा बोली बड़े अचरज से, लेकिन उसका व्यवहार कैसा है? चंदर ने सुधा से कहा, यह ठीक तो है। उसने बता दिया तुम्हें कि इतना अंतर होना चाहिए। समझ गए, तुम लालची आदमी चाहते हो कि यह दी अंतर उन रहे, इसीलिए तुम उदास हो गए। विषय होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत की झलक छिपाते हुए सुधा बोली, तुम तो मजाक करने लगी। चंदर बोला तो सुधा सिर्फ चंदर की ओर देख कर मुस्कुराती रही। चंदर सामने लगी हुई तस्वीर की ओर देखता रहा। फिर उसने सुधा के कबूतरों जैसे उजले मासूम नन्हे पैर अपने हाथ में दे लिए और भराई हुई आवाज में बोला, सुधा तुम कभी हम पर विश्वास न हार बैठना। सुधा ने किताब बंद करके रख दी और उठकर बैठ गई। उसने चंदर के दोनों हाथ
अपने हाथों में लेकर कहा, ये पागल कहीं के, हमें कहते हो अभी सुधा में बचपन है और तुम में क्या है। वाहगरे छुई मुई के घूल, किसी ने हाथ पकड़ लिया किसी ने बदन छू लिया तो घबराए गए। तुमसे अच्छी लड़कियां होती हैं। सुधार ने उसके दोनों हाथ जग जोड़ते हुए कहा, या नहीं सुधी, तुम नहीं समझती। मेरी जिंदगी में एक ही विश्वास की चट्टान है, वह हो तुम। मैं जानता हूं कि कितने ही जल प्रलय हो, लेकिन तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगा। तुम मुझे डूबने नहीं दोगी। तुम्हारे ही सहारे मैं लहरों से खेल भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा विश्वास अगर कभी हिला तो मैं किन अंधेरी गहराइयों में डूब जाऊंगा, यह कभी मैं सोच नहीं पाता। चंदर ने बड़े कातर स्वर में कहा। सुधा बहुत गंभीर हो गई। क्षण भर वह चंदर के चेहरे की ओर देखती रही, फिर चंदर के माथे पर झूलती हुई एक लट को ठीक करती हुई बोली, चंदर, और मैं किसके विश्वास पर चल रही हूँ बोलो। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि चंदर, अपना विश्वास मत हारना। और क्या कहूँ, मुझे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है। मरते दंत विश्वास रहेगा। फिर तुम्हारा मन इतना डगमगा क्यों गया? बुरी बात खैर न। चंदर ने सुधा के कंधे पर अपना सिर रख दिया। सुधा ने उसका हाथ लेकर कहा, रिलाओ, यहाँ छुआ था पम्मी ने तुम्हें, और उसका हाथ होठों तक ले गई। चंदर का, यार आज सुधा को क्या हो गया है? लेकिन होठों तक हाथ ले जाकर झाड़ने थूकने वालों की तरह सुधा ने फूंक कहा, जाओगे तो तुम्हारे हाथ से तम्मी के स्पर्श का जहर उतर गया। अब तो ठीक हो गए, पवित्र हो गए। छूट मंत्र। चंदर हंस पड़ा। उसका मन शांत हो गया। सुधा में जादू था, सचमुच जादू था। बिनती चाय ले आई, 2 प्याले। सुधा बोली, अपने लिए भी लाओ। बिनती ने सिर हिलाया तो सुधा ने चंदर की ओर देकर कहा, ये पगली जाने क्यों तुमसे जेपति है। एटिकी जेपति कहाँ हूँ? बिनती ने प्रतिवाद किया और प्याला भी ले आई और जमीन पर बैठ गई। सुधा ने प्याला मुंह से लगाया और बोली, चंदर, तुमने पम्मी को गलत समझा है। पम्मी बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बड़ी भी है और तुमसे ज्यादा समझदार, और उसी तरह व्यवहार भी करती है। तो अगर कुछ सोचते हो तो गलत सोचते हो। मेरा मतलब समझे तेजी हाँ तो गुरवानी जी अच्छी तरह से। चंदर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बिनती हंस पड़ी और उसकी चाय छलक गई। नीचे रखी हुई चंदर की जरीदार पेशावरी सैंडल भी गई। बिनती ने झुककर एक अंगूठे से उसे पहुंचना चाहा तो सुधा चिल्ला उठी, हाँ हाँ विशो मत, कहीं इनकी सैंडल भी बाद में न रोने लगे। सुन बिनती, एक लड़की ने कर इन्हें छू लिया तो आप आज उदास थे। अभी तुम सैंडल छू तो कहीं जाके कोतावली में नरपट कर दे। चंदर हंस पड़ा और उसका मन धुनकर ऐसे निखर गया जैसे शरद का नीला आकाश। अब पम्मी के यहाँ कब जाओगे? सुधा ने शरारते भरी मुस्कुराहट से पूछा। कहकर जाऊं बाय ठाकुर साहब, पम्मी के हाथ अपनी कार बेच रहे हैं तो कागज पर दस्तखत करना है। चंदर ने कहा, कर अब मैं निडर हूँ। को बिनती, तुम्हारे सुर का क्या कोई खत नहीं आया? बिनती झेप पई। चंदर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर फिर मुड़ा और बोला, अच्छा सुधा, आज तक जो काम हो बता दो, फिर के महीने तक मुझसे कोई मतलब नहीं। हम तथीसिस पूरी करेंगे, समझी? समझे? हाथ पटक कर सुधा बोली। 12 सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं आ कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता गहा। सुधा और बिनती दोनों ही का इम्तहान खत्म हो गया। पम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा कार्य खत बरेली से गया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साधु ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक दिन भी बहस नहीं की। बिनती उसे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके साथ सुख का नाम लेकर नहीं चिल्लाया। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है? चंदर को कोई होश नहीं, बस उसका पेनेल, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी कर के ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सासलिस तो देखा कि शाम के 5 बजे हैन साहिबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है
और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अध पढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ और धा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदा गोदी कर रही है। गस्सुदार ए गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माप दौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधार अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी घूम। चंदर ने हाथ लड़ाकर छोटी झटक दी। हाय रे हमें नहीं अच्छा लगता। चंदरे सुधा बिगड़ कर बोली, तो तुम्हारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप जरा देखे तो। चंदर ने किताब खींच चली। ताजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी और अगर निगाह जरा चुक जाए तो आप कह नहीं सकते थे यह 84 लाख योनियों में से किस योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही है कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली ही है। चंदर ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठे आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंच रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइल टिका कर बोली, ए चंदर तो सच्ची अब तुम डॉक्टर हो जाओगे और क्या। दीर्घहारी कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घुसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे। सुधा ने पीठ सीधी करते हुए, हाँ बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर कपूरे, हमें बिना तथीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर दोनों पापा के पास गए। वे भी लेकर ही उठे थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जक ताक पूरी हो गई और झुक कर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, एप्स बेटा अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में जरूर आ जाओगे। तुम्हें सुधा ने पोथा कुछ पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या? पापा ने पूछा। हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा। तो चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है। पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर बहुत से चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो। तुमसे छोटी है कि नहीं? अच्छा पापा, अब आज मिठाई मिलनी चाहिए। सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। देख जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 का नोट निकालकर दे दिया। जरूर मिठाई मंगवा कर खाओ तू लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई। पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक रही और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपए 1 पौंड ऊन, 1 पौंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 शाल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बसे बिनती का स्वेटर 1 हमारा शाल। चंदर का माथा टठन का। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी से शाल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है। चंदर बोला, अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज का इंतजाम करेंगे। अब डॉक्टर नहीं आएंगी। तो सुधा बोली। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब रोकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, खा गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लूगी। पढ़ रही है मास्टर साहब से। देगा क्यों? इम्तिहान तो खत्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषिकार दूसरा खंड तो दे रही है सितंबर में। सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसैया को भी। चंदर बोला। अच्छा और मिठाई का ने दो। सुधा ने कहा और फाइल की ओर देख कर कहा, मुझे इस कम वक्त पर बहुत उत्साह आ रहा है। जय क्यों वाह? कि इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने गई तो तुमने सिर पर हाथ दिए नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा, तो अब आशीर्वाद दे दें। अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा, तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर
फोटो खिंचाएंगे। सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले गया। जाओ बिनती जी को बुला लाओ। चंदर ने कहा। बिनती आई। तुम पढ़ चुकी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं। ये बिनती बोली। तो अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए। चंदर ने कहा। अच्छा। एक खुली बिनती जो मछली। तो सुधा बोली। अरे लालची ने ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है, तो मुझे मालूम है। बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज रहूंगे, पम्मी के यहाँ। फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। तो सुधा हंस पड़ी। चंदर झेंबरिया। बिनती चली रही बिसरिया को बुलाने। तो अब तो ये तुमसे बोलने लगी। तो सुधा ने कहा। यहाँ यह है, बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब वह खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब। सुधा बोली। और कविता भी करती है। यह तुम एक बार कह रही थी। चंदर ने पूछा। जय नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी। है तो कविता नहीं लिखती। ताजु बैद वरना 16 वर्ष के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना। चंदर बोला। दे चला तुम्हारा नारी पुराण। दी सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए। आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवाद के बाद बिसरिया बैठ गया। ए खो बिसरिया, तो तुम्हारी शिष्या कैसी है? देजी एफ्स अद्वितीय। कवि बिसरिया ने सिर गिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंद्र की ओर देकर। और ये सुधा ऐसी थी दी एफ्स अद्वितीय। बिसरिया ने उसी तरह कहा। ये दोनों अद्वितीय हैं साथ ही? चंद्र ने पूछा। तो सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंद्र मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की वक्तृता पड़ा। रहे थे विरह का जलजात जीवन तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला। हर भाई, क्या करें कपूरी, तुम तो जानते ही हो कि मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि परिचय में गे करुण रस का गीत तरिया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर संजय मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखे उठा हूं तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन एक कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई गई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला। हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही। तुम इतने एक भावुकरण हो तो इतना अच्छा ऐसे लिख सकते हो, तो तुमने पर्चा छोड़ दिया। हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ, मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज्यादा सबल उस तक कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था हरिहरटन वह अब बस्ती फले का प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी तथा वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है द करे। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी। बिनती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ का लहा तथा तो बिनती बोली। खाइए, मिठाई तो वह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को मना रही है। चंदर बोला। तो बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। राम, मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बच रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली। तो कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत होशा थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला। ठहमे दो। सुधा बोली। कहमे। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर।
चंदर बोला, देखें बिनती हमारी है या सुधा की है। बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रख कर बोली, गए हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखला खाते हुए सुधा से बोली, दीदी दिए हमें बहुत बनाते हैं, अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। अहमद, तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते पाते हुए कहा, अब हम तस्तरियां धोकर रख दें और तस्तरियां उठाकर चल जी। तो पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें मनाते रहते हैं, आपको क्या आनंद आता है हमें मनाने में जी। चंदर ने पलक भर बिंदी की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम जेब बरियाती हो तो खान ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुंह छिपा लिया और लाज से कुचाकर इंद्रवधु बनी गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। जयपति थी तो मुंह पर साज मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे दो छोटे छोटे गड्ढों। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी दिल जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियों से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर जिम पाई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, कोमल गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोला उठा, अरे सुधा, सुधा रुलजरा, बिनती की आंख देखो। इस वक्त दी राय अभी बगल के कमरे में तश्तरी रखते हुए सुधा बोली, ते बड़े खराब है नापा। बिनती बोली, हाँ रव मनाओगी आज से हमें हमारा दिमाग ठीक करोगी ने बहुत बोल रही थी। अब बताओ एक अब बताई क्या अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना अब अपनी सुराल में बोल ला टुरिया ऐसी वहीं तुम्हारे बोल परिजिंगे लोग। चंद गने फिर छेड़ा, ईश्वर राम राम, ये सब मजाक हमसे मत क्या कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है। ये अभी उनकी कहा अभी तो तय भी नहीं हुई, रहते ही समझिए फोटो इनकी उन लोगों ने संद कर ली। अच्छा एक बात कहन मानिएगा। बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। जक्यार? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज ससाकित ना बोलने लगी है। बिनती बोली, नीचे जमीन की ओर देखती हुई, हमसे ब्याह के बारे में मजाक नहीं किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। रोहोर ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया उलगुलेस से पर है जी, यहाँ यही तो बात है। ये बिनती से ऐसा गंभीर हो गई कि आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ। दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है, लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे कहती हूँ से मान जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए, माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू गार है और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप यार दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँगा, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन आपन कहा करे तो अच्छा है। ये बिनती को आंसुओं का तर बंध गया था। ससुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती क्यों रो गई हो लानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभा। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी अब रोना मत रहे। अच्छा आओ, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ, रानी बेटिया की तरह जाओ, मुंह दोहराओ। बिनती चिली है। चंद लज्जित सा बैठा था। ये लोग अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने
बहुत दुलार से कहा, "फतू, उससे सुलाल का मजाक मत किया करो। वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है। हम या तुम कहते हैं तो उसे लज जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है ने?" चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा, "और क्या कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग लापसंद कर दें?" सुधा अकड़ कर बोली, "यह नहीं जिस सच है, बताओ रे?" चंद्र ने पूछा। "अरे जी!" लापरवाही से मुंह बिचका कर सुधा बोली, "उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह वाह नहीं करूंगी। तुम इस फिर में रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से?" इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। "लो चंदरे, अब इसे दुलार कर लो तो।" अभी गुड़गुड़ाने लगे, "बिल्ली कहीं की।" तो सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, "ये पगली कहीं की आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। ये चंदई डॉग!" शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला लिया। तेहा सुधा बारे इन दिनों घूमना सवार्थ था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। घेसु कामिनी प्रधा लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उदमन मचा आती होग और चार सुकर दुख की बातें करवाती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठ साइकिल पर गंगार नहाने जाता था और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने दिखाई फिर इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंद्र आया और उनके पैर छूकर बोला, "प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। देखे एक सा वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर गए तो क्या पद आ गया?" ये डॉक्टर शुक्ला ने कहा। गेजी अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकाल कर चंद्र ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। कहा कि ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगाए दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा था तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, "अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो जेठ, दशहरा को लड़के का भाई और मां देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से।" अच्छा, चंदर बैठिया कुर्सी पर और बोला, "ए कहाँ है लड़का? क्या करता है लड़का?" "शाहजहांपुर में है। घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का है एल है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में लाएंगे, अगले दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे, सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। ऐत भी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के स्वर्ग को तो देख ही चुके हो। अच्छा, जाओ सुधा से मिल आओ।" वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में लाया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिनती बरामदे में बुरादे की अनीठी पर कोड़ियां बना रही है। राये बिनती बोली, दीदी तो गई हैं गेसु को बुलाने। आज गेसु की दावत है। तरी पीढ़े पर बैठेगा लीजिए। एक पीड़ा चंद्र की ओर बिनती ने किसकार दिया। चंद्र बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, "यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या?" "यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंदली कहीं की। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? एक हमारी दीदी के लिए
ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती ने उसी तरह गर्ल टेली कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं, अंगूठी पहनी आएगी तो क्या रात को आएगी, अब ब्याह में 16 सिंगार करेंगी। अच्छा दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काढ़ के, अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती हैं। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या है?" एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधार दीदी को ब्याह शादी में फसलार पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं रे?" चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कड़ाही में से पकौड़ियाँ निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वही घी में पकौड़ियाँ डाल चुके तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप नहीं बताइएगा, फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। और क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ाक है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिले। अच्छा इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट नहीं जीत, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए। बिनती बोली। क्या करेगी तू वो? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजाजी के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे। बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज दिखाएंगे। क्या है? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तय तो दिखाओ की अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। तब सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो। चंदर बोला। जेल छिपाने की बात थोड़े ही है, देख कर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधार दीदी से क्या छिपाते हैं लोग। सुधा दीदी तो आ गई रखते। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे झंडे की तरह फहराती हुई छली गा रही थी। चंदर हंस पड़ा। यह खिल गए दीदी को देखते ही बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम, इधर पाजी कहीं की। चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, जूरती इठलाती हुई चली आ गई थी। यक हो सेठ स्वार्थी मिले। तो उसने चंदर को देखते ही कहा, सुबह हुई और तो कौड़ी की महक लग गई तुम्हें। ये पीला खींच कर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, वे लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा। और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है? खोले लिया, फिर खोले दे। अच्छा खत तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? गेजे। अरे हमने सोचा शायद दिव्या में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो चल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ दी एरी एतर तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली। गए तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ। चंदर ने कहा। हल्का कर देखें। और उठकर सुधा चल दी। बिनती दो पकौड़ी तो दो, और दो पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में लिया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वृक्ष पर चिपका लिया और मुंह झुकाकर उसे चूम लिया। देव्स कर दिया गंदा उसे। एक चंदर मौका ने नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी गालों से लाज की तारी लपटें फूटी और एड़ी तक धधक उठी। कौन शीशे के पास से घट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के चार रेख रहे थे। बिनती इतने में तस्त्री में पकौड़ी रख कर ले गई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, दिलो रखो सहेज कर। या क्यों पहने हो ने रिकना बाबा, पराई चीज अभी खो जाए तो रान बनना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरली धर की अदरावन धरी अदरारन धरोंगी। चंदर और सुधा दोनों झेल पाए।
दे लो गेसु आ रही। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिंती का कान पकड़कर कहा, अब बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिंती ने कान छोड़ाते हुए कहा, ये कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में कोड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा दे फूल और असद बैठे बातें करते रहे। बिंती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी जग कर बोली, अभी हलवा ला गई हूँ, जाना मत। और पलक भर में तश्तरी में हलवा का कर ले आई। जब अब मैं चल रहा हूँ। चंदर ने कहा, अब बैठो, अभी हम एक चीज दिखाएंगे, जरा गेसू से बात कर आए। बिंती बड़े भोले स्वर में बोली, साइये रा शरत मियाँ। और पलल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर पीले ग्रेशो की जाके पहने कमरे में खरगोश की तरह उछलवाए। राधा बर्ज बड़े तमीज से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा दिया। एलो हलवा खाओ हसरत ने से हिला दिया और बोला। गेसू ने कहा, तथा जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कहा दो उनसे जाकर। असरत उठ खड़ा हुआ, गम कहा है। फिर मुड़कर बोला, साफ तब तक हलवा खत्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, है नहीं, हम वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, जाओ। असरत सिर हिलाता हुआ चला आया। इतने में सुधा आई और बोली, सुख की गजल सुनो, यहाँ बैठकर आवाज आ रही है। रन फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं गाएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। दर्द सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज में, जिसमें कस्क और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेकर बैठ गया और उन्नीस सा सुनने लगा। गजल खत्म होते ही सुधा भाग कर दायल को सुन लिया और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का लेखा, और उसके मुंह में हलवा हूस दिया। असर को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठे गई और गेसू के बारे में बताने लगी। गेसू गर्मिया बिताने नैनीताल जा रही है। वहीं अख्तर की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। अब वह पड़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। विनती बैठी बैठी गेसू और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाए हुई थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। वह जीजाजी की फोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे यह तो मिश्र है, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठी चार्ज, वह सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लगे रहा था। कभी बड़ा आश्चर्य होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले, फिर कभी सोचता कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता वे नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? ये बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में राए हुए आंसू रोक कर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है रे मुझे जकी सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। बद कहते कहते चंदर की आंखें भर आईं। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, कि चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से अपने सुधा के साथ
निबाह किया है। यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को अब पर गर्व था। अच्छा मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिंती ने फोटो ली और चली गई। बिंती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोला था बिंती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है, न सहना पड़ेगा। बिंती बोली, यहाँ सो तो है। अच्छा, बिंती सुदाग ने यह फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंद्र आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगर को है। बिंती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूं कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिंती बहुत गंभीरता से बोली। यह क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रहा। नहीं, आप मजाक न समझे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे उनमें आपल जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं। जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? तब पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महिला जिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेंक सेल कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूतर छात का विचार रखते थे। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिल्लाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात। बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगे तो बिनती ने आंख के इशारे से पूछा, रद्द दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किने गखे कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले, उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं दिखत वत नहीं लिखते। उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ कहाँ बुलाएंगे? अब महीने 2 महीने बाद तो तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या हम मजाक नहीं करते? हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। तो सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए बचपन निभाइया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। हाँ, सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें। सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे चुलिया चौके में से, बिनती ने दबी जुबान से कहा। तो सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू रही थी वह, अब खा नहीं सकती थी। जब अच्छी फोटो देखी दीदी, सामने की थाली छूट गई। बिनती ने कहा। 14। सुधा ने हाथ धोकर अचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, देख अच्छी लगी फोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं रखते ये। सुधा बोली। तो अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा
एक बात कहें, मानोगी क्या? सुधार ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। जो पहले बता दो कि मानोगी। जे चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा, जे फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है क्या? बात है जे यह तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो। रे चंदर ने पूछा। कहा वहां पर कहा तोड़ दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधार नहीं मान सकती? आंखों में वाड़ी में अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छल कर रहा था। ये फिर अपनी बात पर कायम रहना। सुधार देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। ये क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की। चंदर, हम ऐसा मजाक ना पसंद करते हैं, समझे कि नहीं, इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। ये तुम अभी वायदा कर चुकी हो? चंदर ने बहुत आजीजी से कहा। जे वायदा ऐसा? तुम अपने वायदे निभाते हो और फिर यह धोखा देकर वायदा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते, हम थे हमारे मन में रता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध, उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे? सुधा से कुछ समझ ही में नहीं गाता था। वह रिया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो ओदरी। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, के कभी नहीं करूंगी, या किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैश के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहाँ की ताकत आ गई है, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने देवी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर हैं ने कहा। जो वही चंदर हो, और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर संद कराने को। सुधा सिसक कर रोने लगी कि पापा ने भी धोखा दे दिया। हमें इन पापा से यह उम्मीद नहीं थी। इसी पगली कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है। चंदर बोला, तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधर, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं लाई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा, और फिर धधक कर उठी। ये कहाँ है वह फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूंगी उनसे, हाथ में इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। झूठी बात है। दर और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया। चंदर ने डांट कर कहा, खैर बैठोगी दर? मैं नहीं रुकूंगी। तो सुधा ने अकड़ कर कहा, तय नहीं रुकोगी है? ए नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आई। वह स्तब्ध जैसे पत्थर बनी गई हो। आंख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम रही, होठों में आवाजें जम गईं और सीने में सिसकियां जम गईं। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी लीगा से जिसमें एक ब्रह्म फाड़ कर जुम्हाई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रख कर बोली, चंदर सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकालकर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा रहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से
चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों से परे। दीवार पल घड़ी चल रही थी। टिक टिक। चंदन ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंद बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों के कल दूसरे की जिंदगी में क्या इसीलिए आए कि एक दूसरे को कमजोर बना दे, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर गात्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। क्रय गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं और न तुम्ही अख्तर हो। चंदर, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूं, लेकिन मैं जैसी हूं तो मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं पापा के पास रहूंगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूं। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो, तुम आज्ञा रुके तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पांवों को अपने हृदय से और भीख दबाकर कहा, सुधा तुम के बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं। पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला, अब क्या तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम उनकी बात को बटू कराओ। और एक बार और सोचो, हम पर कुछ विश्वास कर के ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी और मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लाए रहेंगे भला। तो तुम क्या चाहती हो, महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम शरीर की जिंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे पापा। लकी चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था, हमें लोग क्या कहेंगे बताओ। आज तुम शादी इन करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी यहाँ करें और दुनिया हमें कहा करे तो तब तुम्हें अच्छा लगेगा। दिक्कत नहीं, इस उधाल ने भराए हुए गले से कहा। एतब और फिर एक बात और है न सूदी, सोने की पहचान आग में होती है, नी लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जबकि हाँ लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों, और तो तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रहीं और मैं तुम्हारी पलकों की छांव में रहा और बाहर के संघर्षों से हाँ लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा विजय पर मुझे नाज तथा वह कायर है। बोलो तुम कहलाना पसंद करोगी। एक घास सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एकल दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधागर, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज? तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ज्योतारा से ज्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा दी एक साधारण सी भावुक लड़की थी और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। जयचंद्र ने सुधा के सिर पर हाथ रख कर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी का निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा मैं जानता हूं मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेला बताओ। तुम्ही पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर। सुधार जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें नीचे नहीं उठाते। बताओ सुधा,
तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा हूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है? सुधा है, चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक पिछली अनुभूति। तब सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है? अभी चंद्र, तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, कितना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहां पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूं उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। जे मौन का मतलब है ना? चंद्र ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंद्र के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से दो आंसू छू पड़े। चंद्र ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रख कर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा। सुधा जो उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। जय, कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी आजिजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंद्र पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रख कर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंद्र भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंद्र के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप पलेटी रही। बिनती आई। सुधा हिली भी नहीं। चंद्र ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? देहा। बिनती ने बजाय खुश होने के चंद्र की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंद्र के तलवों में उसकी ललनकारी सांस गूंज रही थी। चंद्र बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आनंद के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहु इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ ले लाई और धकेल कर चंद्र के बगल ने बिठा दिया। लो चंद्रे, अब इसे दुलार कर लो तो। अभी गुरगुराने लगे। बिल्ली कहीं की। तो सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, ये पगली कहीं की आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। ये चंद्री डॉग, शुक्ला ने पुकारा और चंद्र उठकर चला गया।